Buddha rightly said, whatever you perceive becomes your reality. जी। So we are nothing but our thoughts. इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इन सब्जेक्ट के बाद एक और सब्जेक्ट आता है, उसका नाम है हुनर। Giant wheel सबकी लाइफ में आता है. Sometimes you feel high and sometimes you feel very low in different areas. It can be in the area of money, it can be in the area of relationship, it can be in the area of your health. तो जब आप लोएस्ट होते हैं उस टाइम पे क्या चाहिए आपको? आपको वो पुश चाहिए, आपको वो सपोर्ट चाहिए कि आप फिर से एक बार ठीक हो सके, आप फिर से टॉप पे आते। तो पेरेंट्स, टीचर्स, सपोर्ट, फ्रेंड्स, अगर कहीं भी मुझे लगता है कि उनको लगता है किसी को भी जरूरत, बी दैट लिटिल पुश, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल। मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या बेसिक टिप्स जो लोगों को पता होने चाहिए? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट में। आज हम आ गए हैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के। आज के टाइम में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है हमारे जैसे यूथ के लिए और आप जैसे यूथ के लिए। आज आपको थंबनेल पे देख करके थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि आज हमारे गेस्ट कौन है। साइकोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक है कि एक रिपोर्ट ने ये तक कहा है कि 2050 तक इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यूथ को या अडल्ट्स को केवल साइकोलॉजिकल लेवल पर होने वाली है। तो आपकी समस्या का समाधान हम लेकर के आए हैं। इसमें क्या होगा, आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, ट्रॉमा क्या होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स कैसे डील किया जा सकता है, और इन सब की जानकारी देने के लिए तो हमें कौन चाहिए। जैसे अक्सर कहा जाता है कि रोटी बनाना वो सिखा सकता है जिसको रोटी बनानी आती है, और गाड़ी चलाना वो सिखा सकता है जिसको गाड़ी चलानी आती है। तो साइकोलॉजी के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में आपको वो सिखा सकता है जिसने ये काम किया हुआ हो। तो आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट संगीता मैम। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। हाँ, तो मैम साइकोलॉजी ये जितना बड़ा वर्ड है, इसको लोगों को कैसे देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि हमें साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं डीपली? See, I believe that the biggest asset in the world is your mindset. ओके। और mindset मतलब हमारी सोच, हमारा नजरिया। जी। It is nothing but the lens through which we view the world. ओके। और जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जी। Buddha rightly said, whatever you perceive becomes your reality. जी। So we are nothing but our thoughts. तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, या वैसा ही हमारे आगे एक्शन होते हैं। So the whole world then revolves around us. Psychology here plays an important role कि हम समझ सकते हैं अपने माइंडसेट को और उस पर फिर वर्क करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप जो हम अवेयरनेस आ जाती है अपने माइंडसेट की, वहां से शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग। यानी खुद को रियलाइजेशन हो जाता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, किस तरीके से काम करता है। या सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू बिकम अवेयर, जी, एंड देन इज अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद आप एक्शन लेंगे या फिर उसके बाद आप उसके बारे में विचार करते हैं। तो आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ? मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि आपने कब ये शुरू किया, कौन से साल में आपने समझा कि मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है? क्या उस टाइम पे जब भी आपने शुरू किया होगा तो तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स चलती थी? क्योंकि आज का टाइम बहुत चेंज हो गया है, सोशल मीडिया आ गया, हम बहुत कुछ देखते हैं, और पहले के मुकाबले आज चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों की। पहले आपने कैसे देखा लाइफ को, कब शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, अर्ली लाइफ के बारे में। सो लाइक मुझे शुरू से अपना पढ़ाई का बहुत शौक था, एंड आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट, बट समवेयर आई ऑलवेज कनेक्टेड वेरी वेल विद पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता था सबसे बातचीत करना, समझना बातों को, और अपने मतलब कैसे वो उनका थॉट प्रोसेस क्या है सबका, वो मैं समझती थी शुरू से। सो जब मैं शादी से पहले भी मैंने अपनी पूरा पढ़ाई कर ली थी, मास्टर्स कर ली थी, एंड आफ्टर दैट आल्सो आई स्टार्टेड। तो जब अभी नाउ अप्रोक्सीमेटली 26-27 साल हो गए, आई एम इनटू दिस फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। तो मैंने 27 साल हो गए हैं ये काम करते हुए? हाँ जी। जितना आपका एक्सपीरियंस है मैम उतनी मेरी एज है। तो मुझे शायद बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा और जनता को भी सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर। तो जैसे मुझे मैंने काफी कॉलेजेस में, स्कूल्स में मैंने शुरुआत करी, कॉर्पोरेट्स में शुरुआत करी थी। सो आई वाज देयर कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई स्टार्टेड लाइक दैट, आई बिकेम अ मास्टर ट्रेनर। 27 साल पहले होती थी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग? हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप में शुरू हुई थी।
ओके, आज तो काफी बड़ा ग्रुप है। आज वो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहां से मैंने शुरू किया था जी। एंड देन आई बिकेम देयर रिटेल ट्रेनर, और उसी में फिर मैंने अलग से अपनी स्किल डेवलप करी, जिसमें मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेटर आई डिड फ्रॉम IYF, आई डिड अ skill development course which is a master trainer in communication and soft skills. Okay. So धीरे धीरे मैं स्किल अपनी डेवलप करती गई, और स्किल का मतलब है हुनर। और स्किल्स हमेशा सीखी जाती है, यू कैन ऑलवेज डेवलप, ऐसा उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे हमेशा होता था कि मैं सीखूं, आगे बढ़ूं, कुछ करूं, इफ आई कैन कनेक्ट विद पीपल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। इन बिटवीन मैंने काफी NGOs में कराया। और आप खुद ही से अप्रोच करते थे? मैं खुद ही से अप्रोच करती थी, बट क्या हुआ, आई स्टार्टेड, द फर्स्ट थिंग वाज, फर्स्ट आई स्टार्टेड, पर आज तक मैंने जितना भी काम करा, इट इज ऑल थ्रू कॉन्टैक्ट्स। थ्रू कॉन्टैक्ट्स। मुझे कभी मैंने कहीं गई नहीं, मैं अप्लाई नहीं करा मैंने, सो आई एम लिटिल गोइंग। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। या देन यू वर्कड ऑन योर स्किल्स। आई वर्कड ऑन माय स्किल्स। आपको सीखने तो का एक के बाद एक मुझे कॉन्टैक्ट्स मिलते गए इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इन NGOs, कॉर्पोरेट्स, इन एजुकेशन फील्ड, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स में मैं डिस्कशंस करते थे हम, और स्किल डेवलपमेंट एज अ कोच आई वर्कड ऑन दैट। देन आई डिड माय NLP ट्रेनिंग एंड बिकेम अ मास्टर ट्रेनर इन दैट। तो आपने एक शब्द का भी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था, हुनर। हाँ, इसको आसान भाषा में थोड़ा सा और इसको मतलब तोड़ते हैं, इसको और थोड़ा सा आसान कीजिए। सी हुनर मतलब जैसे कुछ चीजें होती हैं जो मतलब जब से किसी, उसको बोलते हैं इनेट कैपेबिलिटी, मतलब जो पैदा होते ही आप देखते हैं 5 साल का बच्चा इतना अच्छा डांस कर रहा है, बहुत अच्छा गाता है, तो वो कुछ क्वालिटीज होती हैं जो बचपन से पैदाइशी होती है, इनबॉर्न। कुछ होती है जो हम डेवलप करते हैं, उसमें इंग्लिश आ सकती है, उसमें आपकी नॉलेज आ सकती है जिसको हम डेवलप करते हैं। तो हुनर मतलब वो जो क्षमताएं हम अपनी बढ़ाते हैं लाइफ में, और उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, उस पर और सीखते हैं हम, और फिर उसको प्रोजेक्ट करते हैं आगे, उसको हम कैसे प्रोत्साहित खुद से, एक होता है ना खुद से मोटिवेट होना, और एक होता है किसी के द्वारा हम इंस्पायर होते हैं। तो कैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हुए। मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इन सब्जेक्ट के बाद एक और सब्जेक्ट आता है, उसका नाम है हुनर। और ये हुनर इन सभी सब्जेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या फिर लाइफ में कुछ भी बनोगे ना, इस हुनर की वजह से बनोगे। डिग्री हाथ में होगी बट स्किल्स होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिकॉज सी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी। कुछ तो होते हैं कि जैसे अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं कि जो भी है जैसा भी, अब हमने पढ़ लिख लिया, ठीक है, जो डिग्री मिल गई, जिस एरिया में मैं हूँ वो डिग्री मिल गई, ठीक है। कुछ होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं अब और क्या, और मुझे क्या करना है, कैसे मैं इसी में ही कुछ क्रिएशन ला के अपने आप को और बेटर कर सकूं और बेहतर बना सकूं। समवेयर यू सी दैट देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स व्हिच हैव done their courses and they are into this line, but हर एक में एक अलग क्षमता है, हर एक का तरीका अलग है, वो यूनिकनेस होती है, कुछ यूनिकनेस होती है, तो वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है। कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे बात करता है, वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है। मैम थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, जैसे 27 साल पहले आपने शुरू किया, क्या उस टाइम पे ऐसे केसेस आपके पास आते थे कि हाँ इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यही आज के टाइम में ज्यादा है? पहले तो इतना नहीं था, था। पहले ज्यादा हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते थे, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज्यादा बात करते थे, स्ट्रेस की बात करते थे, टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, और स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना ताकि वो अच्छा विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग। उस टाइम पे तो शब्द बहुत बड़े लगते होंगे ना बच्चों को? उस टाइम पे बहुत अच्छा था, अगर मैं जैसे किसी को बताती थी कि मैं ये कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा, वाओ दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग, मुझे ऐसे बोलते थे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था दैट आई एम इनटू अ डिफरेंट लाइन, और ये एक ऐसी लाइन है जिसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती थी। तो किसी को कुछ कराकर, किसी को इंटरव्यू में पास कराकर, या किसी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराकर, किसी का कम्युनिकेशन स्किल कराकर, मुझे जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती थी, तो अच्छा लगता था। मुझे बहुत अच्छा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितने पार्ट्स होते हैं, इफ यू कैन डिवाइड द थिंग्स? पर्सनालिटी इज इनटू 4 पार्ट्स, डिफरेंट तरह की। कुछ सोशलाइजर होते हैं, कुछ जैसे केज्ड पर्सनालिटी होती है, तो वो सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो ये हो गया, अब तो शादी हो गई,
अब तो बच्चे हो गए, अब तो ये। सो आई बिलीव कि आप सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपके मन में वो कॉन्फिडेंस है, आपके सोच है कुछ बढ़ने की, आगे करने की, आप कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए, खुद के लिए। तो मैं सोचती हूँ खुद से खुद को संभालना है। और जो भी लाइफ में होता है हमारे लिए, तो हम सोचते हैं ओ दिस थिंग हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसके वजह से हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाती है माइंड में, नेगेटिव थॉट मतलब उसका कारण होता है, उसके एक फाउंडेशन है नेगेटिव थॉट की। फाउंडेशन इज गिल्ट, फियर। कोई भी किसी प्रकार का भय होता है, जब हमें गिल्ट होता है तो हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आती है। अच्छा, अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई भी नकारात्मक सोच है या कोई थॉट आता है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द फियर। या दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। या ओके। इवन ओवरथिंकिंग इज आल्सो नेगेटिव थिंकिंग। कोई भी चीज की अति हो जाना भी नेगेटिव है। So why do people overthink? दे सी माइंड की एक टेंडेंसी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि हम सोचते कि समथिंग हैपेंड टू मी, उसकी जगह अगर हम ये सोचें कि दिस थिंग हैपेंड फॉर मी, एग्जैक्टली, फॉर माय लर्निंग, फॉर माय डेवलपमेंट, फॉर माय डूइंग एनीथिंग। अदरवाइज हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं, उसने ये किया तो मैंने ये किया, एंड देन वी बिकम जजमेंटल, और वी आर जस्ट पार्ट ऑफ पीपल्स जजमेंट। मतलब हम उसमें फंस जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। बट 95% पीपल आर लाइक सेम, कि वो ऐसा ही करते हैं। हाँ, पीपल आर हियर टू जज, जल्दी बहुत ज्यादा जजमेंट का हमारी सोसाइटी में ये क्यों है? ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? पीपल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर, कम्युनिकेशन, on the basis of your personality, on the basis of your status, कि आपके पास कौन सी गाड़ी है या पास कौन सा फोन है, तो उससे जज करते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उससे जज करते हैं। क्या ये इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं चीजें? बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। किस हद तक कर सकती है? बिकॉज मेरी रिसर्च रही है एडोलेसेंट्स पे। ओके। सो इट वाज बेसिकली ऑन यूथ, एंड आई वाज आल्सो अवार्डेड फॉर माय अचीवमेंट्स फॉर यूथ एंड वुमेन। ग्रेट। तो मैंने उसमें यही समझा कि जब ये वो सोचते हैं कि जजमेंट, तो कहते हैं ना क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे गुरु की ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, संदीप माहेश्वरी जी ने इसके ऊपर पूरा सेशन डिलीवर किया था एक बार। इट्स टू गुड, बहुत अच्छा वो। आई मेट हिम ट्वाइस। वेरी नाइस। चलो, मुझे भी बहुत मन था कि उनसे कभी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल। I believe in law of attraction. So जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, I just had a thought in my mind कि आज मिलना है। हाँ। It was as random. But आगे ये नहीं बताऊंगा कि मुलाकात कैसे हुई। Maybe I'm looking for something, you know, special, कुछ और बड़ा करने के बाद I will tell to the world कि हाँ ये कैसे हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिनसे आप सीखते हो उनका सम्मान इतना करना चाहिए जितना किसी और व्यक्ति के लिए नहीं हो लाइफ में। मैं अक्सर ऐसा मानता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। सो लाइक आई वाज टेलिंग यू कि जजमेंट क्यों करते हैं लोग जी। सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पर्सपेक्टिव, जजमेंट मतलब वो जजमेंट हो जाते हैं ऑन दीज बेसिस। इन चीजों के कारण वो डिफरेंट उनके व्यूज बन जाते हैं कि अपने ग्रुपिज्म आ जाता है, रिलीजन के बेस्ड पे ग्रुप आ जाता है, कास्ट के बेस्ड पे ग्रुप आ जाता है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, उनकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, उनका अपना पर्सनल तरीका सोचने का हो सकता है, जो उनको उनकी सोच ऐसी है कि उनको वही चीज अच्छी लगती है, एक अपना इंटरेस्ट होता है। एवरीथिंग, आई मीन सो मेनी थिंग्स आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस। हम क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे, हमारा इंटरेस्ट, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या नहीं अच्छा लगता है, पसंद नापसंद, बहुत चीजों में। बच्चों में भी आजकल पेरेंट्स पूछते हैं, अच्छा बताओ क्या खाओगे, अच्छा बताओ ये बनाओ कि ये बनाओ कि ये बनाओ। तो शुरू से ही आदत हो गई उनको चूज करने की। पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि मम्मी पसंद है, पापा पसंद है। हाँ, ज्यादा वो तो क्या पहले भी पूछते थे।
पर पहले होता था कि ये नाश्ता बना है, खा लो, तो अब बोलेंगे कि क्या खाएगा, क्या खाएगा, 3-4 ऑप्शंस है, सो ही हैज टू चूज। बच्चे जहाँ पे 3 हो, उनके तीनों की अलग अलग फरमाइश भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एक ही घर में रहते हुए। हाँ। बच्चा तो बच्चा है। अब वो पेरेंट के ऊपर है कि वो किसकी मानते हैं, वो एक अलग से टॉपिक है कि पेरेंटिंग इश्यू आ जाता है उसमें, कि कैसे वो किस बच्चे की बात मानते हैं और किसकी माननी समझनी चाहिए, कैसे बच्चों को हम असर्टिव वे में समझा सकते हैं, हाउ टू से नो विदाउट सेइंग नो। ये कुछ पेरेंटिंग टिप है, आप ये भी करते हैं? हाँ, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वी गॉट टू नो कि हाँ माइंडसेट ये ऐसा क्यों होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं? ऑनेस्टी के साथ आप बताना। बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव थॉट आते हैं। किस कंडीशन में आते हैं? जब मुझे जैसे कभी मुझे लगे कोई काम अभी पूरा होना है, तो उससे पहले का जो एक स्ट्रेस होता है, बट कई बार मैं उसको पॉजिटिव वे में भी ले लेती हूँ, है ना। 2 तरीके के स्ट्रेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्ट्रेस तो अच्छा होता है, क्योंकि उस प्रेशर में आप काम कर लेते हैं, एक पुश मिलती है। डू यू गेट ऑफेंसिव? नॉट, मेरे में शुरू से ही मतलब ऐसा रहा है कि अपने आप से खुद को मैं संभाल पाती हूँ, मोटिवेट कर पाती हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस। हाँ, करा है, गुस्सा तो करा है, करना भी कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। ओके, मतलब जल्दी से नहीं आता, कहने का मतलब ये। सी, पहले जैसे आता था तो मैंने खुद पे वर्क करके उसको समझा है, इसलिए जो भी मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई बुकिश नॉलेज। तो जो मैंने स्किल डेवलपमेंट करी है या जो है, वो सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने समझा है, जैसे मैं परिवार में रही हूँ, प्लस ऑल्सो आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ, सो now I have built up a community who looked up to me, so I have to really work on myself. एक और सवाल है मैम, जैसे कोई भी व्यक्ति ना जिस भी फील्ड को चूज करता है, तो उस फील्ड के कुछ उनके आइडल होते हैं, किसी को आइडलाइज करते हैं, कहीं से उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार नहीं ऐसा करना है, या उनके जैसा बनना है, या इस फील्ड में काम करना है। आपको ये कैसे लगा कि हाँ मेरा टारगेट या फिर मेरा रास्ता ये हो सकता है, आई मीन साइकोलॉजिस्ट बनना? क्योंकि वो टाइम बहुत, जितना मैं समझ पाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो उस टाइम के लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग होता था चीजों को लेकर के। वो सोचते थे कि एक जॉब, सिक्योर जॉब हाथ में हो, क्योंकि स्किल्स के बारे में आज हम बात करते हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 में बोला है कि हमें स्किल के बेसिस पे कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए। तो वे बैक इन 1996 और 97 तो ये तो बड़ी चीज हो जाती है उस टाइम पे कि मैं स्किल्स के ऊपर जाऊं। तो कौन था इंस्पिरेशन और कैसे? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्लीज। मैंने एक एनजीओ में काम किया, उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, और मैं वहाँ कुछ देर के लिए जाती थी, 2-3 घंटे के लिए। तो मैं वहाँ जाती थी और बच्चों को कराती थी। बच्चे नहीं थे, मतलब दे वर ग्रोन अप, दे वर आफ्टर, जैसे 10वीं 12वीं के बाद के जो स्टूडेंट्स थे वो आए थे, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या वो अपने ऐसे थोड़े कम्युनिटी के हैं जो आगे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते थे, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते थे कि मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ मगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं है, मेरी मदर मुझे ऐसे कर रही है, मेरे फादर इल ट्रीट कर रहा है, जो भी। तो उस टाइम पे तो कोई वॉइस रेज नहीं करता था, कोई ऐसे सेशंस नहीं होते थे, कोई काउंसलिंग के लिए नहीं इतना करता था। तो मैंने 1-2 मेरे पास स्टूडेंट्स आए जो बड़े थे उम्र में, मतलब वो जॉब ढूंढ रहे थे, पर उनकी जॉब के लिए वो, उनमें मोटिवेशन नहीं थी। तो क्लास में कुछ 1-2 बच्चे थे, वो बिल्कुल पीछे बैठते थे, तो मैं उनको बोलती थी कि आ जाओ आगे बैठो, आप आगे बैठ के बात करो, मगर वो कहते नहीं मैम हम यही ठीक है। बट उनके आंसर सबसे अच्छे होते थे। They were so innovative, so creative. Then one day I took a session with them. और मैंने उनसे बात करी, and he was really motivated. क्यों? उसमें कुछ अलग ही बात थी, which I still cannot forget. उसके आइडियाज, उसके बातें, पर वो क्या कह रहा था कि मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता, मेरी कोई घर में बात नहीं सुनता, मुझे सब ऐसे ही बेकार समझते हैं। And the reason was upbringing या फिर एटमॉस्फेयर वहाँ का फैमिली का ऐसा होगा। फैमिली का एटमॉस्फेयर, वो कहते थे कि जैसे जो फादर कर रहा है वही कर, ड्राइवर है तो ड्राइवर बन गया, कुछ ऐसा। वो नहीं करना है, तो उसके कुछ अलग से विचार थे। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कनेक्ट करना है, मुझे इस एरिया में और वर्क करना है। फिर वहाँ पे और विमेन थी जो
उसके लिए भी जब मैं मिली, बात करी, तो वहां से भी मुझे लगा नहीं, नाउ इज द टाइम दैट आई नीड टू वर्क ऑन दिस। और शुरू से मुझे अच्छा लगता था कनेक्ट करना, टू अंडरस्टैंड देम। और काउंसलर की एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है काउंसलर का, कि जो बात काउंसलर से आप करेंगे वो वहीं तक रहनी चाहिए, आपस में होनी चाहिए, विच आई एडियर टू टिल टुडे। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं मतलब उनकी बात को समझते हुए, उनमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट में, एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरे की बात को समझना आना चाहिए कि वो क्या कह रही है। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि लिसनिंग पावर लिसनिंग बहुत जरूरी है, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। तो जब अच्छे से आप समझेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाहती है, तभी आप, चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो भी उसका अपना पर्सपेक्टिव है, और चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग है। कुछ आइडिया कितने लोगों को नर्चर किया है अभी तक? Any idea? I mean the N1 number क्या कुछ? Around 4,000 or maybe more. Maybe more. 4-5 हज़ार लोगों को. It is about the one-to-one session or about the public session also? Group. अब मैं ग्रुप को ऐसे तो मेरे को एकदम से आपने पूछा तो मैंने वो कैलकुलेट नहीं करा, but it has been quite a number. जो मैंने ग्रुप्स में, कॉलेजेस में। Do you know about a study? Recently एक स्टडी बाहर आई है which states कि 2050 तक इंडिया के अंदर मैक्सिमम डेथ एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, इन सब चीजों से होगी। डू यू नो अबाउट दैट? एंड व्हाट डू यू थिंक वो उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैसे होना चाहिए लोगों को? पहले इसको स्टिग्मा मानते थे, इसको अच्छा नहीं मानते थे कि कोई काउंसलर के पास जा रहा है, बात कर रहा है। जैसे कि पहले ट्यूशन जाना अच्छा नहीं मानते थे, तो कहते थे कि अच्छा तुम्हारा बेटा ट्यूशन पढ़ने जाता है, उसका मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आती क्लास में, उसको नहीं अपने आप नहीं पढ़ पा रहा। पर अब जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू द बेस्ट एंड बेस्ट, और वो अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं या नॉर्मल जगह भी कर रहे हैं, बट ट्यूशन मस्ट है। ट्यूशन को थोड़ा सा आज के टाइम में ग्लोरीफाई कर दिया, अब उसको टर्म दे दिया गया था कोचिंग सेंटर्स, है ना, इंस्टीट्यूट्स। तो ये भी एक प्रकार की कोचिंग है, मगर ये लाइफ कोचिंग है। लाइफ कोचिंग इन द सेंस जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, अलग अलग पहलुओं को लेते हुए, एक इंडिविजुअल का क्या अपना इंडिविजुअलिटी है, मतलब उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसको समझते हुए आप करते हैं। तो हर एक को एक बराबर आप नहीं गाइडेंस दे सकते, हर एक को आप एक ही बात नहीं समझा सकते, कि एक सेट नॉर्म नहीं है कि ऐसे ही चलेगा। पहले उसको बुरा मानते थे, अब तो बहुत जरूरी है, अपनी वेलबींग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। So it's like it's very important. See, like it said that the food for the mind is, एक जो मन का क्या खाना है, उसका भोजन क्या है, मन के लिए अच्छा भोजन है, the right values, the positive thoughts, the good thoughts, अच्छी सोच। माइंड के बारे में एक चीज कही जाती है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। कचरा डालोगे कचरा बाहर आएगा, अच्छी चीज डालोगे तो अच्छी चीज बाहर आएगी। और क्वालिटीज या फूड फॉर द सोल इज स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड प्रेयर्स, मेडिटेशन, कीपिंग योर माइंड काम। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता था आपके साथ बैठ करके। ये जितनी भी बातें आज हम कर रहे हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन पीपल, की लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये माइंड के थॉट्स एंड ऑल दैट। अब इसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है, पहले जड़ को समझो। जो मुझे लगता है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, आज पेरेंट्स के अंदर एक दौड़ ऐसी है कि 2.5 साल के बच्चे को स्कूल डाल देते हैं बेस्ड ऑन वट एवर रीजन्स। इट कुड बी कि यार चलो मेरा बच्चा जो है ना स्कूल जाना तो सीख जाएगा। अरे भाई, उसने बोलना नहीं सीखा है, उसको चलना सही से नहीं आता है, वो खुद से खाना नहीं मांग पाता है, वो पोटी सुसु करने खुद से नहीं जा पाता है अभी। उसके बाद आप उसको लर्निंग्स के लिए भेजना चाहते हो, तो बच्चे के दिमाग में वहां से प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। व्हाट आई बिलीव, बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, बच्चे को खाने से ज्यादा चिंता इस चीज की है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरी टीचर मुझे डांटेगी, पीटेगी, स्कूल के बाहर खड़ा कर देगी, क्लास के बाहर खड़ा कर देगी। तो वी एज अ कम्युनिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार बच्चे की मेन प्रॉब्लम तो ये है। अब वो धीरे धीरे अब क्या होता है, जैसे कैंसर इज अ बिग प्रॉब्लम, एकदम से नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। एवरी ह्यूमन बॉडी हैज द कैंसरस, जो सेल्स जो होती हैं हर किसी के अंदर है,
वो पनपती कब है? धीरे 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 बनती है, जैसे पेड़ बड़ा होता है। अब ये प्रॉब्लम को हम एड्रेस हर कोई करता है, फिर कहते हैं यार 10th में इस बच्चे का माइंड काम नहीं कर रहा है, 5वीं तक तो हमारा बच्चा ठीक था, छठी में आकर के ऐसा हो गया है, 10th में और प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड करके हम उसके दिमाग में दूसरी चीजें घुसा देते हैं। फिर वो बच्चा 11th में, 12th में, एंड देन द हाई स्कूलिंग्स, और उसके बाद हायर स्टडीज उसकी हो जाएंगी। उसको हमने ये सब चीजें बचपन से कब सिखाई हैं? हमने तो सिखाया ही नहीं ना। हमने उन वैल्यूज को कभी उसको समझाया नहीं, हमने उसको कभी वैसे ट्रीट ही नहीं किया कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पेरेंट्स नहीं करते हैं आज के टाइम में। पेरेंट्स का ये है कि नहीं, तुझे इस दौड़ से आगे निकलना है, तुझे उससे ज्यादा अच्छा बनना है। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि तुम अपने बच्चे के अंदर से वो बचपना ही खो दो, खा जाओ उसको। आई डोंट बिलीव इन दैट। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं तो ये सब नहीं करने वाला। अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं। See, there are 3 important C's to avoid parenting का पहला रूल है। I'm not going towards parenting first. Try to understand my question is कि जो हमने प्रॉब्लम पहले से अंडरस्टैंड नहीं की एक बच्चे के अंदर, जो उसके मेंटल थॉट्स को हमने बदला है, वी एज अ सोसाइटी हमने उसको बदला है। एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, मतलब एक मिट्टी है ना, कच्ची मिट्टी है, उसको जैसा आप बनाओगे, जैसी शेप दोगे वैसा बन जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ, उस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? See, I was just observing 2-3 days back when I just went for a walk. Yes. कि एक मदर अपने बच्चे को छोड़ने जा रही थी बस स्टॉप तक। बहुत छोटा सा बच्चा, मे बी नर्सरी केजी का। तो उसको वो बोल रहे, अच्छा ये है, ये वाला याद है क्वेश्चन, ये वाला याद है क्वेश्चन, वो पूरा उसको पूछते हुए, बस हाँ, उनको याद कराते हुए ले जा रही थी। और वो बच्चा बोल रहा है, मम्मा इधर देखो ना, बस करो ना, अब इधर सुनो ना। तो वो कुछ बोलना चाहता था, वो कुछ उसको बोल रहा है कि इधर उधर भी देखो, बट वो जो रास्ता था, शी कुड हैव यूज्ड इट इन अ पॉजिटिव मैनर कि चल अब तेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको और स्ट्रेस डाल रहे हो। जैसे ही वो बस में घुसेगा, वो विल बी फुल पैक्ड विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू एड्रेस। तो पेरेंट्स खुद ही वो डाल रहे हैं, और उसको जाते समय ये बोलना था कि यू विल डू वेरी गुड। यस, आई एम श्योर, देखो सब आता है, जितना आता है अच्छे से करिए। उसको थोड़ा तो रिलैक्सेशन दो। आई नो पेरेंट्स को भी आजकल बहुत स्ट्रेस है, दे आर वर्किंग, उनको भी स्कूल में भेजना है बच्चों को, वो सब चीज अंडरस्टूड है, बट जो भी बेस्ट दे कैन डू फॉर देयर चिल्ड्रन, ट्राई हेल्पिंग द चाइल्ड। यहाँ पे बी दैट लिटिल पुश, बी दैट, आई बिलीव दैट जैसे एक जायंट व्हील होता है, जायंट व्हील सबकी लाइफ में आता है। Sometimes you feel high and sometimes you feel very low in different areas. It can be in the area of money, it can be in the area of relationship, it can be in the area of your health. तो जब आप लोएस्ट होते हैं उस टाइम पे क्या चाहिए आपको? आपको वो पुश चाहिए, आपको वो सपोर्ट चाहिए कि आप फिर से एक बार ठीक हो सके, आप फिर से टॉप पे आ जाए। तो पेरेंट्स, टीचर्स, सपोर्ट, फ्रेंड्स, अगर कहीं भी मुझे लगता है कि उनको लगता है किसी को भी जरूरत हो, बी दैट लिटिल पुश, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल। बट आई थिंक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मेजर रोल यहाँ पे होता है। हमने बच्चे को स्कूल में डाला, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि बच्चे को ये सारी चीजें भी सिखाएं। हमें आफ्टर स्कूल ये कोर्स करने के लिए क्यों जाना है? व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ स्पोकन क्लास? हम क्यों एक्सेल सीखने जा रहे हैं? हम क्यों कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? रीजन बीइंग हमारे स्कूल में वो सब सिखाया ही नहीं जा रहा है। Now they are teaching. Now they अभी 2020 से कुछ चीजें आई हैं, बट कुछ बड़े स्कूल्स जो हैं वहाँ पे तो है। उन बड़े स्कूल को छोटे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके बच्चे क्या करेंगे फिर? That's true. पर अब साइकोलॉजी ऐड कर रहे हैं, अब कुछ चेंजेस ला रहे हैं, अब काफी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। So I believe कि फ्यूचर आने वाला जो है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम देगा जो खुद से सब हैंडल कर सके। How did you nurture your kids? I mean, based on all this, आपके लिए मैटर करते थे मार्क्स बच्चों के? हाँ, पर मैं बहुत ज्यादा जो वो बनना चाहते थे, मैंने उनको सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद ही काउंसलर थी, तो मैंने उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं दिया। आई वांटेड देम टू बी समथिंग एल्स, बट वो उनकी कुछ अलग थी कि मुझे ये बनना है और वो बनना है। आई ऑल्सो बिलीव इन कॉम्पिटिशन, बट द कॉम्पिटिशन जो ना हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। एक 26 साल के बच्चे का एक 26 साल के बच्चे से ही कॉम्पिटिशन कर रहे हो, केवल कुछ पैरामीटर सेट करके तो ठीक है। छोटे बच्चे हैं 3-3 साल के, हर पेरेंट्स को ये दिखाना मेरा बच्चा बेस्ट है। अरे घर पे मतलब गेस्ट आ गए, पेरेंट्स के दिमाग में एक होता है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें है कि छोटे बच्चे को पकड़ करके बैठ जाएंगे, इसको दो का पढ़ा सुनाओ, अंकल आया। अबे भाई, अंकल को क्यों सुनाए? पागल है वो? मैडम नहीं है क्या स्कूल में? मतलब उसको जस्ट मेक हिम फील कंफर्टेबल, थोड़ा सा वो खुश रहे घर पे, उसको वैसा माहौल दो।
आते तूने होमवर्क कर लिया भाई, पहले उससे खाने के लिए पूछो, उसके साथ बैठो। आई थिंक ये ज्यादा जरूरी है। ट्रू, बिल्कुल। यहाँ से हम लोग बच्चों के दिमाग में प्रेशर, ये सारी चीजें क्रिएट खुद से कर देते हैं। कोटा के अंदर बोलना नहीं चाहिए इस पॉडकास्ट में मुझे, बट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे गलत स्टेप उठाते हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाकर के बिगड़ा। बाहर नहीं बिगड़ा भाई, तुमने पहले से बिगाड़ा है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन बहुत हाई स्टैंडर्ड रख लेते हैं और फिर उसको वो पूरा नहीं कर पाता। हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है और उस कैपेबिलिटी को जानकर उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। मैम, आपने जो सेशन किए होंगे ना वो बड़े स्कूलों में किए होंगे, लाइक कि जिनकी पेइंग कैपेसिटी ठीक है, जहाँ पे मिडिल क्लास बच्चे रहते हैं, मिडिल से थोड़े ऊपर वाले। मैंने 100 से ज्यादा सेशन गाँवों में किए, तो मुझे जो है ना रूट कोज पता है। इंडिया की पॉपुलेशन 70% अभी भी गाँवों में रहती है, ऐसा कहा जाता है। हमें भी बचपन से यही पढ़ाया गया है और ऐसा हकीकत भी है। उन 70% बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, या आपने कितने सेशन डिलीवर किए और वहां पे आपने क्या डिफरेंस पाया बड़े स्कूलों के और छोटे स्कूलों के बच्चों में? तो मैंने इतने शायद स्कूल तो नहीं, पर मैंने काफी स्कूल्स में कराया, काफी एनजीओस में कराया, जो एनजीओस वहाँ के स्कूलों को कराती जी, तो उनके थ्रू में जाती थी। तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको, स्टूडेंट्स को, स्टाफ को वो ट्रेनिंग देते थे। तो मुझे लगा कि डिफरेंस ये है कि वो बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। उनमें कईयों में तो बहुत अच्छी लगन है सीखने की, स्पार्क है उनके अंदर। हाँ, कईयों में बहुत है, शायद उनको वो मौका नहीं मिला पर वो कुछ करना चाहते हैं। और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड, बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी इक्वली अ टीचर इज अ टीचर। तो वो तो स्टूडेंट के ऊपर है, वो कैसे उनसे कनेक्ट होते हैं, क्या सीखते हैं उनसे। पर ये मैंने सीखा है और ये मैंने देखा है कि उनसे भी मुझे बहुत कुछ, उन बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में उनमें वो जोश है, उनमें वो कुछ बनना चाहते हैं। मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। आजकल कंप्यूटर लिटरेसी बहुत करा रहे हैं, गाँव में भी सब जगह करा रहे हैं। वो हर कोई करना चाहता है। करना तो सब चाहते हैं, बट मेरा सवाल फिर भी ये है कि रिसोर्सेज उन तक पहुंचा कैसे जाए, या वो उन बच्चों की रेस में कैसे खड़े हों जो बहुत आगे निकल जाते हैं। ये भी तो बड़ा सवाल है। एक बच्चा जो गांव में है उसने भी 12th पास किया है, एक बच्चा सिटी के अंदर है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे लाखों रुपया फीस जा रही है, तो बहुत ऑब्वियस है कि वहां पे फैसिलिटीज में डिफरेंस होगा। देखो, अपना बिलीफ सिस्टम है। जो गांव का बच्चा भी बहुत आगे निकल सकता है, ऐसी बात नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। बट गांव का बच्चा भी बहुत आगे निकल सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। आजकल तो कोई भी फील्ड है जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। और जो बड़ी सिटीज में जो पढ़ के भी वो जस्ट एवरेज भी रह सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ सेट नॉर्म नहीं है। क्योंकि आजकल स्किल डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है उसमें बहुत सारे प्राविधान है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत चीजें, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेट ऑनलाइन अगर नॉलेज हो जाए तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आई बिलीव कि ऑनलाइन केवल इसलिए ज्यादा प्रचलन में आ गया कि कोविड हो गया था। वहां से शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ। एंड डू यू थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है एजुकेशन के फील्ड में? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा कर रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, हम सब ने उसमें से सीखा है। दो आई वाज मोर इनटू क्रिएटिविटी, वो मैंने खुद इस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी खुद से डेवलप करी वेबसाइट, खुद से मैंने सारा सोशल मीडिया सीख रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ, ऑल दैट। पर आगे भी शायद करवाऊंगी या जैसे भी होगा। बट बहुत कुछ सीखने को है इसमें, इट इज सो वास्ट। चलिए, जैसे आपने अपने 26 सालों के एक्सपीरियंस में 4 से 5 हजार लोगों को नर्चर किया है, कोई ऐसी स्टोरी आपको याद है कि मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस मेंटल लेवल पे है और आपकी हेल्प से, आपके साइकोलॉजिकल थॉट्स या फिर आपके आइडियाज या आपका जो भी चीजें बताते हो उनकी वजह से उनको कुछ हेल्प मिला हो? आई डोंट नो सम ऑफ द स्टोरीज। या क्वाइट अ नंबर ऑफ देम, बट मैं एक दो शेयर करती हूं आपसे। तो एक तो जैसे ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो छोटे बच्चों की,
ओके। क्योंकि बच्चे कुछ बोल नहीं पाते घर पे, वो बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, वो बहुत ट्रॉमा में रहते हैं। तो उनको फिजिकल अब्यूज है, उनको स्ट्रेस है, उनको एंजाइटी रहती है, वो बता नहीं सकते थे, बोल नहीं पाते थे, तो उस वजह से उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ओके। और इतना ज्यादा उनको स्ट्रेस हो गया कुछ बच्चों को, तो जब मैं जैसे गई तो मैंने देखा कि इनको किसी को डिसलेक्सिया है, किसी को ऑटिस्टिक शुरू हो गया था, फर्स्ट स्टेप था। तो मतलब ऑटिज्म में इन द सेंस कि वो अब उसको पता नहीं चलता था, आई कैन अंडरस्टैंड, इम्बैलेंस हो आई रहा हैव सीन दैट मूवी, डिसलेक्सिया के ऊपर है एक तारे ज़मीं पर। सो तो उस बच्चे पे जब वर्क किया गया टीचर के साथ, हम सब ने मिलके बैठ के बात करी, पेरेंट्स को बताया, तो इट वाज 1-to-1, दो इट्स वेरी रेयर क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बच्चे को अलग से ले। पर अगर ऐसा बच्चा कभी नजर में आता है तो अगर उस पे वर्क किया जाए, नाउ दैट स्टूडेंट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नहीं, आई हैव सीन दैट इन दैट मूवी तारे ज़मीं पर। अभी क्या है, मुझे जो फील होता है, हर एक स्कूल में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोलने से डरते हैं, जिनके अंदर वो हेजिटेशन होती है, वो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। उनके दिमाग में ये थॉट होते हैं कि मेरा जो साथी है वो मेरे ऊपर हंसेगा या टीचर की डांट पड़ेगी, और उसकी वजह से वो थोड़े से ना, कहते हैं ना, दब्बू बन के रह जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, या फियर हो जाता है। तो फियर से क्या होता है, फियर का एक बहुत बड़ा उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एंड देयर इज अ गुड फीलिंग जोन, देयर इज अ बैड फीलिंग जोन। गुड फीलिंग में जैसे होप, ट्रस्ट, पॉजिटिव फीलिंग, ग्रैटिट्यूड, मतलब हम शुक्र करते हैं, थैंक यू करते हैं, ये सब क्या है, पॉजिटिव फीलिंग। और नेगेटिव आदत आ जाती है जब फियर, गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख रहना, बहुत दुखी रहना, तो उसमें ज्यादा जितना नीचे जाते जाएंगे तो वो फियर बढ़ता जाएगा। ऐसा तो हमने अपनी रियल लाइफ में भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। वंस यू नो, इफ यू आर सैड, खाना खाने का मन नहीं करता है। व्हेन यू आर हैप्पी यू फील कि यार चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आपका प्रोफाइल ये भी कहता है कि आपने कपल्स का भी जो है ना काउंसलिंग किया है, मैरिड कपल्स को भी आपने गाइड किया है टू बी इन अ वेरी सेटल्ड रिलेशनशिप, मैरिड एंड इवन प्री मैरिटल भी अब हो रहा है। ओके, वो लोग भी आते हैं काउंसलिंग के लिए बिफोर देयर मैरिज। एंड आफ्टर द मैरिज कौन से केस ज्यादा आते हैं? आफ्टर द मैरिज। व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स? क्योंकि पहले तो इसके कई कारण हो सकते हैं। फैमिली प्रेशर होता है, अपनी डिजायर्स होती हैं, जो उनको कुछ इच्छा है नहीं पूरी हुई है, और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और जैसे पहले तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मिलते हैं, और उसके बाद उनको एक सेट चाहिए कि मुझे ये सेट नॉर्म चाहिए, मतलब कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, मुझे इस तरीके का हस्बैंड। आफ्टर द मैरिज ये बोल रहे हैं? हाँ, कि मुझे इस तरीके का हस्बैंड। तो ये तो बातें पहले होनी चाहिए। भाई खाना बन गया है तो उसके बाद मत बोलो कि इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है? तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। फिर कुछ फैमिली प्रेशर होता है, तो कई बार जो लड़का है वो कुछ नहीं बोल पाता, कई बार जो लड़की है वो नहीं बोल पाती, कई बार पेरेंट्स बहुत एडजस्ट करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। एक्चुअली कोई एक ही कोई नॉर्म नहीं है, सेट नॉर्म नहीं है, हर एक का कुछ मेजर माइनर तो हो सकते हैं ना। मेजॉरिटी में किस कारण से लोग आते हैं? मान के चलो मैरिटल डिस्कॉर्ड। हाँ, यही शादी के लिए मान के चलो कोई कपल आपके पास आता है, तो जितने भी आते हैं उनमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? रेशो के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। मेजर इज ईगो प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन नहीं, बातचीत नहीं हो रही है, एंड मिसट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बंद हो जाता है उनका। सोचते हैं कि ये पता नहीं कहीं पे घूमने जा रहा है, मुझे बता नहीं रहा, कुछ छुपा रहा है, फ्रॉम बोथ साइड्स, बिकॉज नाउडेज दे आर वर्किंग। वी कैन अंडरस्टैंड ये वाली बात तो, बट गाँव में तो ये है ही नहीं मैम, बिल्कुल भी। गाँव में तो ये है कि मतलब अगर आपका पार्टनर ऐसा जो मैंने देखा है, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट सोसाइटी, वहां पे औरत का बोलना इज सिमिलर टू अ सिन, मतलब पाप कर दिया जैसे औरत ने बोल करके, ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा देखा जाता है। घूंघट में रहना है, बोलना, घूंघट में रहना, वो भी एक कल्चर का पार्ट था। वो एक समय पहले कुछ हुआ था, लोगों को नहीं पता कि हमें क्यों करना चाहिए, बस ये है कि हाँ ये करता है तो तुझे करना है।
देखो मुझे ऐसा लगता है जिसको इज्जत करनी होती है ना वो जींस पहन के भी कर सकती है, और जिसको बेइज्जती करनी है वो घूंघट में रह के भी कर सकती है। पहले होता था कि रिस्पेक्ट देनी है बड़ों को, तो इसलिए उसका कुछ कारण थे, कुछ भी जो भी उनकी धारणाएं थी। पर अब बदलते समय में कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ चीजों को गलत सेंस में भी लिया जा रहा है। तो शादी के अंदर सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आपने क्या देखे हैं कपल्स में, जो भी आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं? व्हाट आर द मेजर इश्यूज? तो अभी तक जो मेजर इश्यूज आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो एक्सपेक्ट बहुत करते हैं बिना बताए एक्सपेक्टेशन। हाँ, खुद से वो चाहते कि ऐसा हो, पर ऐसा नहीं उनकी हो रहा तो वो बुरा मान जाते हैं, और तब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, और उनको ट्रस्ट नहीं रहता एक दूसरे पे कि हो सकता है गया मुझे छोड़ के गया तो कहीं घूमने गया अपनी या किसी और के साथ ईगो पे आ जाता है, अपनी ईगो हर्ट हो जाती है कि इसने इतने लोगों के बीच में मुझे क्यों बोल दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो डिस्कस होती हैं मेरे सामने। एक सेकंड, इसी के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जब ईगो की बात करते हैं तो क्या ये मेल सेंट्रिक ईगो है, फीमेल सेंट्रिक है, या रिलेशनशिप सेंट्रिक ईगो है? क्या है ये? सी ईगो इज इंडिविजुअल, इट्स नॉट रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप तो फिर बीच में आ जाता है, बट वो शुरुआत कहाँ से होती है? मेल डोमिनेंस या मेल ईगो से, या फीमेल ईगो भी होती है जिसमें वो सोचती है कि मैं इसके काबिल हूँ पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई डिजर्व मच बेटर, बट आई एम नॉट गेटिंग ऑल दैट, या मेरे साथ ऐसा बोला गया था बट ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्लैश हो जाता है, क्लैश ऑफ थॉट्स, क्लैश ऑफ एक्शंस। सो इसका बेसिक मतलब ये भी है कि व्हाटएवर यू आर सेइंग यू नीड टू लर्न, मतलब तुम्हें ये याद रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। बट आई सेड एट दैट डे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बट इट विल टेक टाइम ना। ये तभी होता है जब करते करते, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। वो कोई हो सकता है वो सही हो, उसके अपनी एक व्यू पॉइंट है जो सही है, वो भी कुछ चाहती है या वो भी कुछ चाहता है। इट्स बोथ वेज। ऐसा नहीं सोच सकते हम कि एक ही गलत है, या आदमी है तो वही गलत है, औरत है तो वही एडवांटेज ले रही है, या वो गलत हो गई है, ऐसा नहीं। लंबे समय के रिश्ते ज्यादा आते हैं या फिर कम समय वाले ज्यादा? अब लंबे समय के आने लग गए हैं, बट अर्लियर इट वाज अ वेरी शॉर्ट मैरिज व्हिच इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग। अब क्योंकि फीमेल्स हैव स्टार्टेड coming out and speaking, and they want to voice their opinions, but it is a good thing. They are in groups, they have their own kitties, they are moving in public, so they are speaking out. पहले वो घर में रहती थी तो इतना नहीं बोल पाती। तो ये तो अच्छी बात है ना, कि फ्रीडम सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ if you're feeling you know तो फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द विल होना चाहिए। मतलब फ्रीडम का भी बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि फ्रीडम को आप कैसे लेते हैं। फ्रीडम है मेरी मर्जी वाला फ्रीडम नहीं, but freedom of the right knowledge, the freedom of the right understanding, freedom of the right will, choice, क्योंकि हम सबके पास choice है, that is freedom. Okay. तो वो सही तरीके से हम क्या चूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो जब शादी करने से पहले अच्छे से सोच विचार करके शादी करनी चाहिए। कोई ऐसा केस है? जल्दीबाजी नहीं। हाँ, सो मैम न्यूली मैरिड कपल्स या जितने भी कपल्स होते हैं, तो उनको कौन सी ऐसी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए टू मेक देयर रिलेशनशिप मच बेटर? तो सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ योर पार्टनर। या पार्टनर की तो एक्सेप्टेंस है ही, एक्सेप्टेंस ऑफ हिज थॉट्स और हर थॉट्स। तो क्या उनकी सोच है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। अगर कहीं पे कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो बैठ के उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। सॉर्ट आउट करने का मतलब ये नहीं कि आज या तो तेरी मानी जाएगी या मेरी मानी जाएगी, या तू नहीं या मैं नहीं, है ना। सो इट्स नॉट कि आज ही बस केस सॉल्व करना है, नॉट लाइक इन कोर्ट, बट आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। कई बार होता है साइलेंस इज गोल्ड, कई बार आपको बात कहाँ पे रोकनी है वो भी पता करना होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मतलब वेयर टू स्टॉप, समबडी हैज टू अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं तो आपको बातचीत में समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन फॉलिंग डाउन। कभी भी आप कुछ गलती से कुछ बोल गए, कोई गाली गलौज हो गया, कुछ हो गया, तो वो बड़ा इश्यू बन जाता है। तो वो बड़ा बन जाता है। ऐसा भी कहते हैं ना मैम कि बोलना तो इंसान 2-3 साल की उम्र में सीख लेता है, लेकिन कौन सी चीज कहाँ बोलनी है,
कब बोलनी है और कैसे बोलनी है सीखने में सालों लग जाता है। ऑफ कोर्स, बिकॉज वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड। शब्दों में बहुत ताकत है। तो आप शब्दों का कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है वो बहुत जरूरी है समझना। तो शब्द कैसे निकलते हैं? हमारे फीलिंग्स के साथ। कोई थॉट आया मन में, उसमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो बस कुछ बोल दिया हमने। So as I belong to a very lower middle class family and the society भी हमारा थोड़ा सा ऐसा ही है, so I have a question इस relationship के basis पे। What I believe, pre-marital sex, शादी से पहले वाला सेक्स और शादी के बाद वाला सेक्स, या फिर सेक्स जो है बहुत बड़ा तब्बू है, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक शादी के ठीक रहने में या खराब होने में? What do you think? See, आजकल तो जैसे प्री मैरिटल सेक्स इज एक वो उसको इजी गोइंग वे में ले रहे हैं कि वी आर कंफर्टेबल ओनली व्हेन वी हैव सेक्स। तो एक फिजिकल रिलेशन, एक फिजिकल इंटीमेसी को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। पहले भी मानते थे, बट एक बाउंड्री होती थी। अब थोड़ा वो बाउंड्री से दे आर मोर फ्री टू डू व्हाटएवर दे विश, बिकॉज वो सोचते हैं कि अगर बॉय कर रहा है तो गर्ल भी कर सकती है। बट इट्स बेटर दैट यू understand that if you are going to marry this person or you like if somebody, if you are sure, not just keep on switching, yes, and then building up relation and a new relation here and there everywhere, so it's like that. तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी एक जगह पे रुक नहीं पाएंगे, तो भाग कभी भी शांत, because mind is always running after things, so you'll never be satisfied। फिर आपको अच्छा वो वाली वो अच्छी मेरी फ्रेंड बनी थी, बट बिकॉज ऑफ माई दिस टेम्परामेंट, बिकॉज ऑफ माई सर्टन इंक्लिनेशंस, मैंने कुछ गलत स्टेप ले लिए। तो एक जगह पे कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, किसी को समझना पड़ता है कि ये ठीक है, तो देन स्टॉप देयर एंड देन गेट। क्या ऐसा भी होना चाहिए? मुझे तो लगता है होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन है ही नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। शायद दुनिया इसी से चल रही है, शायद तो क्या चल ही रही है, क्योंकि हम एक थे फिर 100 हो गए और अब 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। सोचा जाए तो यार 16 बिलियन लोग होंगे तब जाकर के अभी हम 8 बचे हैं। किसी ना किसी के तो औलादे हैं ना सभी, पता नहीं कितनी पॉपुलेशन हो गई होगी, कितने जा चुके हैं, कितने आएंगे। सो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मुझे ऐसा लगता है स्कूल टाइम से सिखाना चाहिए, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये सारी चीज़ें वहाँ का पार्ट होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अब थोड़ा सा शुरू हुआ है, good touch and a bad touch and knowledge of the sex, they are teaching how to understand कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या कहाँ पर कितना किससे दोस्ती करनी है, कितनी गहरी दोस्ती करनी है। तो ये तो खुद से समझना चाहिए कि if you are really into a relationship, how far you can go, what is the limit? There is no limit. Good. Okay, एक कपल को बच्चा कब प्लान करना चाहिए? What do you think? I'm not asking for myself, but it is a general question. See, this is their own perspective. वो कब चाहते हैं? नहीं, based on the psychological level of like if I'm feeling like I am into that zone, हाँ मैं इस काबिल हूँ। काबिलियत not based on the physical capabilities and all, based on कि आप माइंड से उतना मैच्योर हो गए हो या नहीं। What do you think? उसके बारे में थोड़ा बच्चे को पालने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवारी भी निभानी पड़ती है। एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग होते हैं। यस, पेरेंट्स, तो दोनों को काम करना है, तो दोनों को बच्चे भी संभालने हैं। सो आर दे केपेबल इनफ टू हैंडल? ये नहीं कि बच्चा है तो तुम ही संभालो। मतलब मिलजुल के अगर वो जब बांट सके रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी उसको प्लान करना चाहिए। कैन बी 3 years, 4 years, 5 years, पहले कहते 5 साल, बट ऐसा कुछ सेट नॉर्म नहीं। व्हेनेवर दे आर केपेबल टू हैंडल। ओके। और बहुत ज्यादा डिले भी कहते हैं इसमें नहीं करना चाहिए। गुड। चलिए, हाउ डज ग्रैटिट्यूड प्ले अ रोल इन अ ह्यूमन्स लाइफ? So, if I talk about personally about myself, I feel gratitude has done wonders in my life. मतलब मैं सुबह उठते ही एक मेरा जर्नल है जो मैं लिखती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड ज़रूर करती हूँ। और कुछ चीज़ें जो हैं मेरे पास, जो पहले मुझे लगता था ये नहीं है, वो नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट नहीं, ये भी तो है, वो भी तो है मेरे पास। सो वी शुड थैंक द यूनिवर्स, द गॉड, आवर पेरेंट्स,
our society, our family, forgiving so many things. For myself, one should thank oneself. खुद को भी थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, बट लोगों का ज्यादातर माइंडसेट ये होता है कि हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, यार ये तो है हमारे पास, कि हमने ये नहीं किया, कोई बात नहीं, ये तो किया है। हमें कोई अच्छी चीजों के बारे में सोचना अच्छी चीजों के बारे में सोचो, और साथ साथ फिर जो नहीं है उस पर वर्क करो, अगर आप वो चाहते हैं कुछ हासिल करना। फ्यूचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होगा आने वाले टाइम में? इसकी कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या ये मिनिमाइज होगा? आई थिंक इट इज गोइंग टू ग्रो। इट इज गोइंग टू ग्रो बिकॉज मेंटल वेलबींग की सबको जरूरत है, सबको। मैं भी अपने आप पे वर्क करती हूँ। इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ यहाँ पर बता ही रही हूँ, मैं खुद पे भी वर्क कर रही हूँ, तभी मैं बता सकती हूँ। दिखता है, it seems. So, इसलिए ये सबको जरूरत आने वाली है इसके लिए। और खुद से समझना चीज़ों को, बात कैसे आप कर रहे हैं कि सो दैट आप कुछ ऐसा बोल जाए बाद में आपको रिग्रेट हो जाए, फिर वो रिग्रेट लंबा हो जाए, या फियर कितना हो रहा है, एंग्जाइटी कितनी बढ़ रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो साइकोलॉजी प्लेज अ वंडरफुल रोल इन ऑल द स्किल डेवलपमेंट, इन ऑल द मैनेजमेंट इश्यूज। सब जगह पर साइकोलॉजी बहुत अच्छा एक रोल निभाते हैं। साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रीफर करते हैं अपने? मैं बिल्कुल नहीं करती। सो आई डू थेरेपीज जो थोड़ा लंबा चलती हैं, शायद जल्दी भी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, बट वो एक शॉर्ट तरीका है, कंप्लीट तरीका है, एक कंप्लीट जिसको कहते हैं रिजॉल्विंग इशू, सोल्यूशन फोकस्ड होता है। और दवाई जो है वो तो फिर आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा चल रहा है, बच्चे भी बहुत दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। इट्स नेवर एंडिंग, यू नो, दे हैव टू टेक मेडिसिन। मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या बेसिक टिप्स जो लोगों को पता होने चाहिए? So, mental health, see, mind is, it has two parts, the conscious mind and the subconscious. Subconscious, yes. The conscious is like, which is active. Yes. Which has short-term memory. Yes. But subconscious has long-term memory. Long-term. It is our belief system. Okay. जितने हमारे thoughts हैं, जो सदियों से चल रहे हैं, based on so many things, वो उसमें रहती हैं. And it is said that subconscious mind is like a tip of the iceberg, which is only 5% visible. बाकी 95% वो दिखता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड सब नीचे है, जो हमारे इट्स डीप रूटेड। तो उसको निकालना, उसको समझना काफी मुश्किल होता है। समटाइम्स यू नीड अ थेरेपिस्ट फॉर दैट, समटाइम्स यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस इन दैट, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या कंडीशन है, तो कोई न्यूट्रल है जो आपको बता पाएगा, जो न्यूट्रल सिचुएशन में वो आपको समझा पाएगा। माइंड इज सो वास्ट। Mind is run by the 5 senses. तो उनको, जैसे एक घोड़ा होता है, mind is compared to a horse. Yes. Just like a horse is running all the time. So how you control it? Through उसके rein, जो उसकी लगाम होती है। तो लगाम को बोला जाता है intellect. आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करते हैं। और मन जब कंट्रोल होता है, then it gives you the power of discrimination. मतलब सही क्या है, गलत क्या है, तब आप चुनाव सही करते हैं। और आपका सारा जीवन इसी डिस्क्रिमिनेशन पावर पे निर्भर करता है। Good to know this. Yeah. So, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I hope कि ये जो बातें हमने की हैं, ये लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगी, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। तो लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि एक साइकोलॉजिस्ट का माइंड कैसे काम करता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड क्यों पे करना चाहिए, हमें रिलेशनशिप्स को कैसे हेल्दी करना चाहिए, कैसे बिल्डअप करते हैं, कहाँ पे कितना वर्क करना है, बहुत ज़्यादा भी एडजस्टमेंट भी नहीं, कहाँ पर हम मॉडरेशन, बैलेंस तरीके से लाइफ में चल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। थैंक यू।